अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक और टी20 वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त मुकाबलों का सिलसिला जो है वो जारी है। भारतीय टीम बड़ी मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान के बाद अब न्यूजीलैंड से भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है और सेमीफाइनल में उनकी जो अब राह है वो मज़ीद कठिन होती जा रही है। अगले तीनों मैचेस जीत कर भी वो अगली टीमों पर, दूसरी टीमों पर इन्हिसार करेंगे। ये जीते वो हारे, अगर मगर की सूरत हाल होगी और बड़ी मुश्किल में, बड़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को उनकी परफॉर्मेंस पे, और किया भी जाना चाहिए क्योंकि दोनों मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे रही, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ख़राब रही। खिलाड़ी कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीत के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि किस तरह भारतीय टीम की बैटिंग लाइन जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई। कल इस जोड़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। न्यूजीलैंड के जो स्पिनर हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया और जो पहले से 2 विकेटें गिरी थी, मजीद भारत पर उन्होंने दबाव बढ़ाया, जिसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो बड़ा टोटल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर सलीम खालिक से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और भारतीय क्रिकेट टीम की जो शिकस्त हुई है कल न्यूजीलैंड के हाथों, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और खबरों पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, अभी दुबई में वर्ल्ड कप के लिए भी मौजूद रहे, सलीम खालिक साहब। सलीम खालिक साहब, बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है भारतीय टीम ऑन पेपर, लेकिन ग्राउंड में अगर परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा किस तरह ये दबाव से निकलेंगे। और आप तो सेमीफाइनल में उनकी जो रसाई है वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है, तो कैसा देखते हैं आप इसे? ये इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी अब ऐसा लगता है कि शायद ही सेमीफाइनल में पहुंच सके और परफॉर्मेंस बहुत खराब है। और मुझे लग रहा है ऑफ द फील्ड भी इनको बहुत सारे मसाइल का सामना है भारतीय क्रिकेट टीम को। 15 तारीख को यानी 15 सितंबर को मैंने एक शो किया था, उसमें मैंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम इतनी ज्यादा मजबूत नहीं लगती और पाकिस्तान भी उसको हरा देगा, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी। उस पर जो इंडियंस हैं उन्होंने काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि बात सही है। देखिए, ऑफ द फील्ड मसाइल जो हैं वो ये हैं कि विराट कोहली जो है उन्होंने इवेंट से पहले ही कह दिया था कि वो कैप्टनसी छोड़ देंगे। इट मीन कुछ ना कुछ तो चल रहा था उनके दिमाग में। फिर धोनी की एकदम एंट्री हुई टीम में, कोचिंग स्टाफ में। उसके बाद आपस में भी उन प्लेयर्स से कुछ ऐसी जो न्यूज आ रही थी कि वो इतने अच्छा इनके रिलेशन नहीं है। तो क्रिकेट सिर्फ इस तरह नहीं जीती जाती कि बस मैदान में जाओ, अच्छा परफॉर्म करो। अच्छा परफॉर्मेंस उसी वक्त सामने आती है अच्छी जिस वक्त आपकी टीम यकजा हो। जैसे हमारी पाकिस्तानी टीम जीत रही है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो यूनिटी है। बाबर आजम की क़यादत में सारे प्लेयर जो हैं वो एक मुत्तहिद हैं और सबकी कोशिश होती है कि किसी तरह टीम को जितवाएं। लेकिन जब कोई टीम अच्छा परफॉर्म इस तरह नहीं करती, यूनिटी नहीं होती, उससे प्लेयर अपने लिए खेल रहे होते हैं। उनके जहन में होता है कि यार अगर मैंने 70 रन बना के टीम को जितवा दिया तो मेरे से ज्यादा वाह तो कप्तान की होगी, तो अगर मैं 20-30 रन करके भी आउट हो गया तो चलो कोई मसला नहीं है, मुझे क्या कौन कोई बोलेगा। तो इंडियन टीम के साथ इस वक्त यही मसला चल रहा है कि उनमें यूनिटी नजर नहीं आ रही है आपस में। उन लोगों के ऐसा लग रहा है कि इख्तलाफात हैं, काफी इशूज है, जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस उनकी खराब हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनका जो हाल किया, 10 विकेट से हराया, 1 विकेट नहीं लेने दी, तो फिर तो जो कॉन्फिडेंस लेवल था बिल्कुल 0 पे आ गया। फिर न्यूजीलैंड का आपके सामने है, हमने सारी जिंदगी ये बात सुनी कि इंडियन बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिनर। कल रोहित को और कोहली को किसने आउट किया? स्पिनर ने आउट किया, धोनी ने। उस तरह फास्ट बॉलर को भी शुरू में ही वो प्रेशर में आ गए थे। तो इंडिया जैसी टीम अगर 110 रन बनाएगी तो फिर हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप में हम लोग यही सोच रहे थे बड़ा बड़ा स्कोर बनेंगे, 200 से ऊपर होगा, क्या होगा? लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब कि उस पर अब मुझे लग रहा है कि वक्त आ गया है कि जो इंडियंस का एक स्टाइल होता है घरों पे पत्थर मारना, पुतले जाना, अनकरीब वो शुरू करेंगे। और प्लेयर्स ने शायद सामान भी बांधना शुरू कर दिया होगा इंडिया के, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छा सलीम साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल डरे हुए थे क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो शिकस्त के आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी तक आ रहे हैं। आप देखें, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड की टीम में शामिल है, उनकी जानिब से 2-3 रोज़ पहले एक बयान आता है कि वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को देख रहे हैं और उसी तरीके से रोहित शर्मा को आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने इंडियन टीम मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा जो कि बड़े बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनको नीचे कर दिया और ईशान किशन जो कि लेफ्टी ओपनर हैं उनको
ऊपर कर दिया। तो दबाव में तो ये ऑलरेडी थे, क्योंकि आप इस तरह के बयानात से और एक डिफीट के बाद रोहित शर्मा को नीचे ले आए जो कि इस कैलिबर के बैट्समैन है, फिर विराट कोहली चौथे नंबर पर चले जाएं, तो पैनिक बटन तो ऑलरेडी दबा दिया था उन्होंने। बिल्कुल इमरान, बात यह है कि जब आप पाकिस्तान से हारे ना तो वो कोई हार नहीं होती। इंडिया के लिए वो 10 शिकस्तों के बराबर वो एक शिकस्त है। पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं हरा पाई थी इंडिया को वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 का हो या 50 ओवर का हो। हिस्ट्री में पहली बार हराया, एक बहुत बड़ी शिकस्त इंडिया के लिए। और एक होता है हराना, एक होता है 10 विकेट से हराना, तो उसके बाद तो कोई टीम उठ ही नहीं सकती। आप समझे कि अगर बॉक्सिंग की कोई बाउट हो रही है तो उसमें किसी बॉक्सर ने अपने हरीफ को एक इतना जोर का पंच मारा कि वो नॉकआउट हो गया। जब बंदा नॉकआउट हो जाए तो उसके बाद तो उसके लिए खुद उठना मुश्किल ही होता है। उसको फिर 2 लोग आते हैं, एक सहारा देकर रिंग से बाहर लेके जाते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान ने नॉकआउट कर दिया इस बुरी तरह कि वो बेचारे नीचे गिर पड़े हैं। उनको यही होगा, उठा के ले जाना पड़ेगा। न्यूजीलैंड ने भी इसका फायदा उठाया। और दिलचस्प बात ये मैं देख रहा था कि न्यूजीलैंड को भी वर्ल्ड कप में वो लोग, इंडिया जो है इतना जीत नहीं पाया न्यूजीलैंड के साथ ही। और हमने 10 विकेट से हराया था, उन्होंने 8 विकेट से हराया। तो ये तो लग रहा है कि जो बच्ची टीमें थी जिनको हम समझ रहे थे सबसे बड़ी हल्की टीम, तो इंडिया की निकल रही है। हम लोग नामीबिया स्कॉटलैंड की बात कर रहे थे, और ये तो मुझे ये डर है कि अफगानिस्तान भी हाथ साफ न कर दे इंडिया के ऊपर। तो इस परफॉर्मेंस के बाद उनके लिए उठना बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि वहां पर किस हद तक प्रेशर होता है। हमारी टीम अगर हारे इंडिया से कभी तो खुदा न खास्ता, तो आपको पता है कि हम लोग एक सेंसिबल वे में तनकीद करते हैं कि जी ये फलाना खराब खेला, फलाना खराब खेला। 2 दिन बाद हम भूल जाते हैं, अपने शुगलों में लग जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया की टीम अगर हारे, खुसूसन पाकिस्तान से हारे किसी मेगा इवेंट के, अगर सेमीफाइनल में भी ना पहुंचे, तो वो तो प्लेयर्स के जानी दुश्मन बन जाते हैं, पुतले जलाते हैं, घरों पे पथराव करते। आपने देखा पहले मैच के बाद मोहम्मद शमी के साथ क्या किया, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान था। उसको कितनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई उसके मजहब के बुनियाद पे। हालांकि शमी ने 20 ओवर कराए थे पूरे, क्या 11 की जगह बैटिंग करने वो अकेला चला गया था? नहीं, टॉप टारगेट था। इसलिए विराट कोहली को इन लोगों ने देवता का दर्जा दिया हुआ था इंडियंस ने। अब उसके पीछे पड़ गए कि भाई उसने इस तरह की बात क्यों की, शमी की हिमायत क्यों की। तो ये तो है, वहां पर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है। इंतहा पे जाते हैं, चाहते भी इंतहा पे हैं, नफरत भी इंतहा पे करते हैं वो लोग अपने क्रिकेटर के पास। बिल्कुल सलीम साहब, अब ग्रुप जो है वो पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के लिए तो आसान है, दीगर टीमों के लिए मुश्किल हो गया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तो हमें वहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलीम साहब, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के भी अभी मैचेस बाकी हैं, न्यूजीलैंड के भी मैचेस बाकी हैं, बड़े उनको मार्जिन से जीतना होगा। और इस तरह की उन्हें 2 बड़ी डिफीट हुई है, तो कितना अहम किरदार होगा कप्तान कोहली का, और जिनको लाया गया था इस टीम में एज ए मेंटोर MS धोनी को, उनका कितना किरदार होगा? क्योंकि समझा ये जा रहा था कि धोनी के आने से बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन ये फर्क तो उल्टा पड़ गया है। बिल्कुल, और शायद इस चीज को इतना पसंद भी नहीं किया कोहली ने या कुछ सीनियर प्लेयर्स ने, धोनी का आना, क्योंकि परफॉर्मेंस पे उनके उल्टा ही असर पड़ा है इस चीज का। कोहली वैसे ही बहुत ज्यादा दबाव में थे, और अब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले के मुकाबले में काफी मुतासिर हुई है हर तरह की क्रिकेट में। अगर आप देखें, एक जमाना था कि वो चाहे टेस्ट खेले, वनडे खेले, T20 खेले, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन कैप्टनसी भी उन्होंने बेहतर की थी। लेकिन अब वो दबाव में दिखाई दे रहे हैं। शायद ऑफ द फील्ड कोई मसाइल हैं या क्या है, लेकिन वो थोड़ा वो कोहली, पुराना वाला कोहली जो है अब नहीं लगता। इसी वो जिस तरह चढ़ के खेलते हैं उस तरह नहीं खेलते। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आपने देखा होगा कि इनिंग तो उन्होंने बनाने की कोशिश की, काफी देर तक क्रीज पे रहे, लेकिन वो वाला कोहली नहीं था जो एक बिल्कुल हरीफ बॉलर पे जो है हावी हो जाता था। तो एक फर्क तो नजर आ रहा है। और अब किसी को भी ले आए आप, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम अब जो है उठ पाएगी। अब बहुत बुरी तरह गिरी है वो, और ये 2 शिकस्तें जो है उसके लिए आप समझे कि इवेंट में बका के लिए जानलेवा साबित। बिल्कुल, आने वाले मैचेस जो हैं वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, मैचेस की अहमियत भी जो है वो बढ़ती जा रही है। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है अब वो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अगर न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब होती है तो फिर उनके भी चांसेस हो जाएंगे कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें तारीख में पहली मरतबा, क्योंकि उनका जो दोनों विक्ट्रीज हैं वो बड़े मार्जिन से, रन रेट उनका बहुत अच्छा है। क्या समझते हैं तारीख रकम होगी इस T20 वर्ल्ड कप में, और अफगानिस्तान जो कि उनका जो मुल्क है वो मुश्किलात से 2-4 है, अपनी आवाम को जो है वो खुशियाँ दे पाएंगे? अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी है, और
पाकिस्तान टीम को उसने काफी परेशान किया था। मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था। एक मौके पे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैच हमारे हाथ से निकल जाए। इससे पहले भी अफगानिस्तान से जब मैच हुए पाकिस्तान के एक दो वनडे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बड़े क्लोज मैचेस हुए हैं। तो जो टीम पाकिस्तान ने इंडिया को हराया 10 विकेट से, उसके बाद उस टीम को अफगानिस्तान ने बाद में अगर ये टफ टाइम दिया तो उससे तो ऐसा लग रहा है कि दम है उसमें। तो न्यूजीलैंड को भी वो टफ टाइम दे सकते हैं। हमारे बैटिंग लाइन भी उनके खिलाफ इतना ज्यादा खुल के नहीं खेल सकी थी। विनर अच्छे हैं अफगानिस्तान के पास। अगर इब्तिदा में ही विकेटें ले ली उन्होंने 20 की कुछ, तो मैच तो फंस सकता है। और पावर हिटर्स भी आपने देखे हैं अफगानिस्तान के पास कितने जबरदस्त हैं, बड़े लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं वो। तो अगर कोई अपसेट हुआ तो इससे हमें हैरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम भी कोई इतना आसान हरीफ नहीं है। एक इंटरेस्टिंग मैच की हमें तवक्को करनी चाहिए। और हम इसको इस तरह नहीं कह सकते कि एक बड़ी टीम का एक छोटी टीम से मुकाबला हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों टीम बेहतर है। ऑन पेपर न्यूजीलैंड की टीम काफी बेहतर है, लेकिन अफगानिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हरा सकती है न्यूजीलैंड को। बिल्कुल, अफगानिस्तान की टीम किसी भी टीम को हिट करने की जो है वो सलाहियत रखती है और इस मरतबा सेमीफाइनल के भी चांसेस उनके थोड़े रोशन नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान टीम का अगला मैच किससे है और क्या पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ हैं, उस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और भारतीय क्रिकेट टीम की नाकामी पर तफसीली हमने बातचीत की। पाकिस्तान टीम भी अपना अगला मैच जो है वो नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान टीम की क्या तैयारियां हैं और क्या चेंजेस कुछ हो सकती हैं पाकिस्तान टीम में। ये भी मुमकिन है कि अब जो दो छोटे मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान टीम शायद कुछ चेंजेस कर दे, या फिर जिन खिलाड़ियों की फॉर्म नहीं लगी हुई उन्हें ही फॉर्म को रीगेन करने का मौका फराहम किया जाए। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिद साहब, क्या समझते हैं अगले जो दो मैचेस हैं उसको किस तरीके से पाकिस्तान टीम को इस्तेमाल करना चाहिए सेमीफाइनल या और इंशाल्लाह फाइनल की प्रिपरेशन के लिए? देखिए इमरान, जो वर्ल्ड कप होता है, जिसमें मेगा इवेंट होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करनी नहीं चाहिए। टीम का जब मोमेंटम बन जाता है तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। एक आध अगर आपको चेंज करनी है तो आप करते हैं कि हसन की जगह अगर वसीम को लाना है, बस। उससे ज्यादा चेंजेस का ना सोचे, क्योंकि देखिए कभी कभी ये छोटी टीमें ही जो हैं वो परेशान कर देती हैं। और हमारी तो हिस्ट्री भी रही है। मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता ये नामीबिया स्कॉटलैंड से पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन हमें उनको बिल्कुल तरने वाला भी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी तरने वाले भी गले में अटक जाते हैं। बिल्कुल सीरियस क्रिकेट खेलने चाहिए। बिल्कुल अपना एक जो मोमेंटम बना है उसको बरकरार रखना चाहिए और भारी मार्जिन से जीतना चाहिए मैच, ताकि और अच्छी तरह से एतमाद बढ़े। और जो सेमीफाइनल के ऊपर मोहर तस्दीक तब हो जाएगी ये मैच जीत के, फिर अगला मैच स्कॉटलैंड को भी हराएं और फिर नाकाबिल शिकस्त बनकर सेमीफाइनल खेलें, तो एक एतमाद ही आपका जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा। बिल्कुल, और शायद सलीम साहब ये पहली मरतबा होगा कि तारीख में कि पाकिस्तान टीम जो है वो नाकाबिल शिकस्त रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं अगर और मगर की सूरत हाल होती है। हफीज़ और हसन अली की अगर मैं बात करूं तो दोनों आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सुनने में आया कि मीटिंग हुई है खिलाड़ियों और कप्तान की, जिसमें बाबर आजम ने हसन अली को भी बैक किया है और मोहम्मद हफीज़ को भी बैक किया है। तो इसका मतलब है कि प्लेइंग 11 में वो दोनों खिलाड़ी अभी भी बरकरार रहेंगे। देखिए बैक तो करना चाहिए, चाहे 4 मैचों में कोई प्लेयर नाकाम हो जाए। कैप्टन का काम ही यही है कि वो उसको बैक करे। ऐसा तो नहीं होता ना कि माँ बाप उस बच्चे से प्यार करें जो पैसा कमा के लेकर आता है, जो बेरोजगार बच्चा है उसको वो लिफ्ट ही नहीं कराएं। सबके साथ यकसा सलूक करना होता है। तो इसी तरह टीम मैनेजमेंट या कैप्टन जो है उसकी एक फादर फिगर जैसी पर्सनैलिटी होती है टीम में, तो उसको सबके साथ यकसा बर्ताव करना चाहिए। बल्कि जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको तो आपको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनको ज्यादा बैक करना चाहिए, ताकि फिर वो कॉन्फिडेंस में आ जाए और हो सकता है बड़े मैच के वो हीरो बन जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई प्लेयर अगर मुसलसल फ्लॉप जा रहा है तो एक आध मैच में कभी उसको रेस्ट भी करा दें, तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है। जैसे नामीबिया वाले मैच में अगर हमने हसन को एक रेस्ट करा दिया तो करा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जहां तक हफीज की बात है तो हफीज
पिछले साल से उनकी बैटिंग फॉर्म जो है वो मुतासिर हुई है, लेकिन जो पिछला मैच था आपको याद होगा, आते के साथ ही उन्होंने बड़ा अच्छा एक छक्का भी लगाया था, तो उनका कैच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। वो वर्ल्ड कप का कैच आप कह लें अब तक का बेहतरीन कैच हुआ, ऐसा हुआ। मैथ्यू हेडन ने भी उनको बड़ा सराहा था जो टीम मीटिंग हुई थी मैच के बाद, यार तुमने अच्छा इंटेंट शो किया, आते के साथ ही छक्का लगाया। तो टीम का एक जबरदस्त रिदम बना हुआ है, और इतना अच्छा रिदम बना हुआ है कि लोगों को अब कोई खामियां भी नहीं मिल रही हैं कि यार इनकी क्या खामियां निकालें, इनकी क्या बुराई निकालें। तो हमारे जो लेजेंड है साबिक स्टार, वो अब कहते हैं कि जी आसिफ अली जो है वो मीडिया से बात करते हुए निगाहें नीची रख के बात करता है। तो जब इस लेवल पे मुझे बड़ा अजीब लगा था, आप यूनुस खान की बात कर रहे हैं, मतलब अगर कोई खिलाड़ी किसी को अगर सपोर्ट कर रहा है तो आपको क्या उससे प्रॉब्लम है? इससे तो आप अपना जेलेसी फैक्टर जो है वो जाहिर कर रहे हैं। मुझे इतना बड़े वो खिलाड़ी यूनुस खान, इतनी छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं लगता उनको पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली इमरान जी, देखिए हमारे जो बड़े प्लेयर हैं ना, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ वो तारीफ करने में कंजूस है। शोएब अख्तर का अभी सब बड़ा हीरो बना के रखा है भाई, शोएब अख्तर, डॉक्टर नोमान ने आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। आप शोएब अख्तर की ट्वीट्स देखो, तो आप शोएब अख्तर की यूट्यूब वीडियोस देखो, वो तो सारी जिंदगी इंडिया की तारीफें करते रहे। वो अभी इधर आके हीरो बन गए एकदम। वो उन्होंने किस बाबर का ये मसला है, बाबर का वो मसला है, रिजवान ऐसा है, रिजवान वैसा है, इंतजाम को देख लें, वो बुराइयां कर रहे होते हैं बाबर की और रिजवान की, ये ओपनिंग अच्छी नहीं है, वो ही ओपनर ने आपको मैच जिताया इंडिया के खिलाफ। यूनुस खान ये बोल रहे हैं कि जी वो निगाहें नीची करता है। अरे भाई यार कुछ तो सोच समझ के बात करो, निगाहें नीची कर रहा है तो यार इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप बोलते हैं कि यार वो बैटिंग करने आता है, बैकफुट पे ऐसा जा रहा है, बैकलिफ्ट अच्छा नहीं है, ये है कुछ टेक्निकल बात बोलते तो हम बोलते हैं हाँ भाई अच्छी बात है। इस तरह की बातें तो एक टेक्स्ट मैसेज करना चाहिए, नहीं है तो किसी से ले लो। आपके पास भी लोग बैठे हैं कि यार इसका नंबर 2 आसिफ की हमने भी बहुत बुराई की इमरान, बहुत क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल, लेकिन अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम लोगों को तारीफ करनी चाहिए भाई, बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। अब अगर हमें कोई मिले ही नहीं बुराई तो फिर हम इसी तरह बोले कि वो तो ठीक है जी उसने 4 छक्के मार दिए, लेकिन जब वो ग्राउंड में आ रहा था तो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, उसने यूं करके देख लिया उसको, अरे यार ये भी बातें हैं। तो मैं यही कहूंगा हमारे साबिक स्टार को, आपका दौर निकल गया भाई, अभी नए लोगों का दौर है, बाबर का दौर है, रिजवान का दौर है, दूसरे लोगों का दौर है, उनको अप्रिशिएट करो। शाहीन शाह अफरीदी वगैरह वो खामियां ना निकालो आप लोग उन लोगों की ना। शोएब अख्तर का आपने तस्करा किया सलीम साहब, अभी मैं उनको सुन ही रहा था कि वो कह रहे थे बाबर आजम की जो मिसबा और वकार, मतलब उन्होंने नाम तो नहीं लिया, पास्ट उन्होंने कहा कि पहले जो कप्तानी थी वो थोड़ा दबे दबे से नज़र आते थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में काफ़ी खुली कप्तानी कर रहे हैं और अपने आप जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छे फैसले लेने में कामयाब रहे। उनका मकसद ये था कि पहले पीछे से दबाव होता था कि ये करना है, ये करना है। आपको लगता है पहले पीछे से दबाव था और अब बाबर आजम जो है वो आज़ादाना फैसले कर रहे हैं? इमरान बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैंने भी एक हफ्ता 10 दिन पहले एक ट्वीट की थी, एक अपने शो में भी मैंने एक जगह ये बात की थी कि मिसबा के जाने के बाद बाबर आजम में एनर्जी बढ़ गई है, क्योंकि वो उनके ज़ेरे असर रहते थे। अब मैंने ऑब्जर्व किया बाबर को, वहाँ दुबई में भी मैंने देखा, कुछ प्लेयर से भी मेरी बात हुई, वो बाबर वो पुराना वाला बाबर नहीं है। बाबर अब फील्ड में लड़ता नजर आता है, बाबर फील्ड पे एनर्जेटिक उसके रूप में नजर आता है, एक एनर्जी उसके अंदर नजर आती है, वो लड़कों से बात करता है, बॉलर्स को बैक करता है, फील्डर्स को बताता है। तो बाबर जो है पूरा चेंज हो गया, डिसीजन अब खुद ले रहे हैं वो, ये चीज तो नजर आई है हमें। और देखिए इसमें हम लोग सबकी बात कर रहे हैं, बाबर अच्छा खेला, रिजवान अच्छा खेला, शाहीन अच्छा खेला, आसिफ अच्छा खेला, एक बंदे को भूल रहे हैं, उसका नाम है सकलैन मुश्ताक। हेड कोच जो बने, अबूरी तौर पे हेड कोच बने, लेकिन उनका बहुत ज्यादा किरदार है पाकिस्तान टीम की अच्छी परफॉर्मेंस में। सकलैन मुश्ताक की एक चीज अच्छी है जो प्लेयर्स ने भी मुझे बताया था कि वो ये नहीं कहते, मिसबा कहते रहते थे हर बात में, वो जी साढ़े जमाने में तो इंज होता था, साढ़े जमाने में ऐसा होता था, ये सकलैन की बात नहीं है। तो वो प्लेयर्स को समझाते हैं अच्छी तरह से, उसको सिखाते हैं, उनके कोई मसले हो तो, जो हमारे वकार भाई के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ परफॉर्मेंस को साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो अब ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। सकलैन ने सबके साथ एक यकसा रवैया रखा हुआ है। शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि सकलैन जो है वो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत है, हाईली क्वालिफाइड कोच है वो। ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने काम किया, बांग्लादेश के साथ उन्होंने काम किया, इंग्लैंड के साथ उन्होंने काम किया, तो काफी उनको एक्सपोजर है फॉरेन टीम के साथ। तो शायद इस वजह से कोचिंग की एबीसीडी उनको अच्छी तरह आती है, वो सिर्फ इस तरह से कोच नहीं बने कि मैं पहले क्रिकेटर रहा हूँ, इसका भी बड़ा फर्क पड़ा है।
बिल्कुल सलीम साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर ये जो कोचेस का सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान टीम में और नए कोचेस आएंगे वर्ल्ड कप के बाद, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कोचेस की। जिस तरह सकलैन मुश्ताक ने ज़बरदस्त एक किरदार निभाया है पाकिस्तान टीम को खड़ा करने में वर्ल्ड कप में, उसी तरह मैथ्यू हेडन जो कि बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भी बड़ा एतमाद दिया और खिलाड़ियों की बैटिंग में बेहतरी नज़र आ रही है। बॉलर्स की बात करें तो वर्नन फ्लेंडर ने अच्छा किरदार अदा किया। हारिस रऊफ और दीगर जो बॉलर हैं उनमें काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, वर्ल्ड कप के बाद ये कहा जा रहा है कि कोचेस जो हैं वो तब्दील होंगे, लेकिन अब पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो इन कोचेस को, जो अभी मौजूदा कोचेस हैं, इनको आप मतलब किस बुनियाद पर फारिग करेंगे? देखिए, फ्लेंडर और हेडन की जहां तक बात है तो वो तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ही था एक इवेंट के लिए। शायद वो खुद भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इतने इंटरेस्टेड ना हो। जो फॉरेन कोचेस होते हैं बड़े नाम तो थोड़े थोड़े दिनों के लिए आना पसंद करते हैं, क्योंकि लीग्स होती हैं, उधर उनकी कमिटमेंट होती है। जैसे हेडन आईपीएल में भी मसरूफ रहे, चाहे कमेंट्री कर रहे थे, मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन रहे वहां पे, तो उनको असाइनमेंट मिलती रहती है, तो उधर पैसा ज्यादा है। ये एक शॉर्ट इवेंट था, मैंने कहा चलो आ जाओ, कुछ यहाँ भी कुछ कर लें, आगे यहाँ पे। बात आती है सकलैन मुश्ताक की, तो हेड कोच के लिए मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ा था भारतीय मीडिया की कि पाकिस्तान क्रिस्टन वगैरह को देख रहा है, साउथ अफ्रीका के जो साबिक क्रिकेटर। मेरा ख्याल है कि सकलैन जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नताइज प्लेयर से अच्छे लिए हैं, और फीडबैक ले लें। मेरी तो कई प्लेयर से बात होती रहती है, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है सकलैन के बारे में बहुत अच्छा, कि जी उनकी कोचिंग अच्छी है, वो प्लेयर को टाइम दे रहे हैं और बात सुन रहे हैं, तो व्हाई नॉट सकलैन। जरूरी है कि कोई फॉरनर हो। वैसे तो अगर आपको फॉरनर बहुत पसंद है कि बाहर का है, तो सकलैन के पास भी बरतानवी पासपोर्ट है, आप समझे बरतानिया से आया हुआ कोच है, तो कोई रख लें आप। मेरा तो ये ख्याल है। रमीज राजा जब आए थे, उनका माइंडसेट भी यही लगता है, अगर आप हम रीड करें, कि वो फॉरेन कोच को तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। तो ज़रूरी है पाकिस्तान टीम के लिए फॉरेन कोच, या फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सकलैन मुश्ताक के साथ एक, अगर सकलैन मुश्ताक को ही हेड कोच बनाकर एक फॉरेन कोच जो है उनके साथ बैटिंग कंसल्टेंट या बॉलिंग कंसल्टेंट रख लिया जाए तो काफ़ी नहीं होगा? जी, मेरी तो राय ये है, लेकिन अगर रमीज राजा साहब किसी बड़े नाम को यहाँ पर ले आए या उनके जहन में कोई है, तो वो भी एक अच्छा फैसला हो सकता है। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा है, कोई ना कोई तो शायद उसके जहन में होगा। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि कोई बड़ा नाम नहीं है, तो फिर तो सकलैन को ही कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कोच आ रहा है जिसके बारे में कहा जाए कि हाँ यार ये बहुत जबरदस्त कोच है, फलाना टीम के साथ इसने ये नताइज दिए, फलाना प्लेयर किसने बैटिंग या फलाना प्लेयर की बॉलिंग उसकी, तो व्हाई नॉट उसको लाना चाहिए। लेकिन रमीज राजा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ उससे। और उनका ये नहीं है कि दिखावे में पड़े कि मैंने ये कर दिया, मैं फलाना टीम को ला रहा हूँ, मैं फलाना टीम, वो बैकग्राउंड में रह के काम कर रहे हैं और क्रिकेट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और लो प्रोफाइल रह रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे पहले वाले लोग होते थे कि वो पौधा भी लगाते थे कज़ाफी स्टेडियम में, तो मीडिया डिपार्टमेंट का आ जाता था कि वसीम खान साहब ने एक पौधा लगाया कज़ाफी स्टेडियम में, वीडियो बना के दे देते थे, प्रेस रिलीज आया था। रमीज राजा जो है वो उनको जरूरत नहीं है इन चीजों की, ऐसे क्रिकेटर भी उन्होंने। वसीम अकरम को मैं सुन रहा था तो कह रहे थे बिल्कुल रमीज राजा को हम बैक करते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगे, अच्छे चेयरमैन पीसीबी साबित होंगे, लेकिन फैसलों में थोड़ी सी वो कह रहे थे कि जल्दी कर रहे हैं, पहले सिचुएशन को रीड कर लें, उसके बाद जो है वो फैसले करें तो बेहतर हो सकते हैं। सिचुएशन को रीड कर लिया होगा। देखिए जो भी आता है चेयरमैन, उसको थोड़े पहले से भनक पड़ जाती है कि वो आने वाला है, जाहिर है कि ऊपर से जो आला हुकाम है वो उसको ग्रीन सिग्नल देते हैं, बताते हैं कि तुम हमारी नजरों में हो, तो उसके बाद वो आता, तो उनके साथ भी ऐसे किया होगा, उसको बता दिया होगा, तो वो आए हैं, उन्होंने डिसीजन लिया, बिल्कुल ठीक डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि अगर पुराने वाले लोग होंगे तो उनको काम नहीं करने देते सही तरह, हर चीज में मसले मसाइल करते और फिर उनको मौका नहीं मिलता काम करने का। जब तक अपनी टीम नहीं होगी, बाबर आजम अगर टीम को लड़वा रहा है, अगर आप ये इनके पसंद के अच्छे प्लेयर जो है उनको हटा के आप अपनी मर्जी के प्लेयर उसको देंगे तो वो क्या परफॉर्म करेगा फिर?
तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी जो है दायरे का कैप्टन की तरह है, तो उसको उसकी मतलब की एक ऐसी अच्छी टीम चाहिए जिससे वो मनपसंद नताइज ले सके। और पुराने वालों ने क्या काम किए पहले आपके सामने है, उन्हीं से अगर दोबारा काम कराना है तो चेयरमैन भी पुराने वाले रख लेते। नए लोग आए हैं, रमीज राजा आए हैं, उनको अपनी मर्जी की टीम बनानी चाहिए और उनसे फिर अच्छे तरह से काम लेना चाहिए। फिर देखें आप हमारी क्रिकेट कितनी अच्छी जाएगी। आप देख लेना रमीज राजा के आने के बाद हमारी क्रिकेट टीम एक बिल्कुल अलग रूप में नजर आ रही है। जो पुराने वाले लोग थे उसमें क्या टीम का मोराल था, प्लेयर्स का क्या स्टाइल था, आप देख लें एक जान नजर आ रही है टीम में, प्लेयर्स में। तो ये सब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है ना, ऊपर अगर बंदा हो ऐसा आपको बैक करे आके, उसका कोई बैकग्राउंड हो तो फर्क तो पड़ता है उसका। बिल्कुल सलीम साहब, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम की और पीसीबी का परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरह जारी रहे। आज T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच है। इंग्लैंड की टीम अगर पाकिस्तान के बाद देखें तो बहुत ख़तरनाक टीम नज़र आ रही है और बेहतरीन उनके पास ओपनर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग उनकी डेंजरस नज़र आ रही है। हालांकि इस टीम में बैन स्टोक्स नहीं है, इसके बावजूद ये टीम जो है वो जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, बैन स्टोक्स भी नहीं है, इसके बावजूद इतनी डेप्थ है उनके पास कि वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। सलीम साहब, श्रीलंका से आज उनका मैच है और ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई वो कर गए हैं। क्या समझते हैं सेमीफाइनल में पाकिस्तान का टाकरा इंग्लैंड से होगा या आप चाहेंगे फाइनल में हो? फाइनल में हो तो मजा आएगा, तो एक लेवल की टीम है। और इंग्लैंड की जो टीम है वो T20 में तो बड़ी जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। आपने देखा होगा पाकिस्तान से सीरीज में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनके पास भी बैटिंग भी तगड़ी है, उनकी बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, स्पिनर भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं और पावर हिटर भी है उनके पास। विकेट गिरती भी है शुरू में तो भी उनकी बैटिंग वैसी चल रही होती है, एग्रेसिव जो उनका स्टाइल है, एक वे ऑफ क्रिकेट इंग्लैंड ने अपनी बनाई हुई है, उसी स्टाइल से वो लोग खेलते हैं। तो मजा तो उसी वक्त आएगा जब इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल हो और फिर मजा आ जाएगा। इमरान होने ने यही दुआ करे दोनों को। तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान टीम जो है वो फिर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जो दूसरे ग्रुप से आ रहे हैं सेमी, क्योंकि ये अगर दोनों टीमें इंग्लैंड और पाकिस्तान ग्रुप 1 और 2 में टॉप पे फिनिश करती है तो फिर तो सेमीफाइनल इनका होगा भी नहीं, फिर तो हो सकता है कि फाइनल में ही टकराएं। तो फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका की तैयारी करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, ये टीम मैनेजमेंट सोच रही होगी कि कौन सी टीम से उसका मुकाबला होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, जब टीम का मोमेंटम बना हो, एक अच्छा रिदम बना हुआ हो, तो उस वक्त हरीफ कोई भी हो, प्लेयर्स का एतमाद जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है और अच्छी परफॉर्मेंस ही सामने आती है। तो पाकिस्तान टीम इस वक्त उस लेवल पे आ चुकी है और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जिससे भी उसका मैच हो उसको काबू कर देगी। लेकिन बात वही है कि कदम जमीन पर रखते हैं, बहुत ज्यादा आसमान पर नहीं जाना कि हमने इसको हरा दिया तो हम आराम से जीत जाएंगे। फॉर ग्रांटेड किसी चीज को नहीं लेना। हर मैच को, चाहे वो नीमीबिया से हो, स्कॉटलैंड से हो, आगे सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, उसको यही समझ के खेलना है कि जी अभी हम लोग के जो है आगे बहुत आगे जाना है। जब तक आप ट्रॉफी जीत कर नहीं लाएंगे आपका मकसद पूरा नहीं होगा। अल्लाह ना करे कोई एक खराब मैच हुआ बड़ा कोई, तो लोग भूल जाएंगे आपने इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, लोग उसी को याद रखेंगे। तो प्लेयर्स को यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी मकसद पूरा नहीं हुआ है। जब तक ट्रॉफी नहीं जीत लेते कदम जमीन पर रखें, कामयाबियों पर कामयाबियों अपने जहन पे सवार ना करें। बिल्कुल जी, और हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम का जो फोकस है वो बढ़ रहे सेमीफाइनल और फाइनल तक। तो कल पाकिस्तान टीम का मुकाबला नामीबिया से, आज इंग्लैंड की टीम जो है वो श्रीलंका के मध्य मुकाबिल होगी और इंग्लैंड अगर फतह हासिल करता है तो सेमीफाइनल में यकीनी हो जाएगी उनकी जगह। तो कल पता लगेगा कि कौन सी ग्रुप 1 से कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है और पाकिस्तान टीम का कल जो है वो नामीबिया के खिलाफ मैच है। तो कल एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।